जी साहब। ये शेर खां कौन है, जानते हो तुम? बड़ी कंप्लेंट्स हैं उसके नाम। कहाँ रहता है? वो साहब बादशाह गली में थे। बुला के लाओ। किसको साहब? शेर खां को और किसे? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सिगरेट? हवलदार, यहाँ क्या करने आया था? आपको पुलिस थाने बुलाया। हमको पुलिस थाने बुलाया है? मैंने इस एरिया के तमाम ब्लैक लिस्टेड लोगों के नाम मांगे थे। क्या हुआ उसका? अभी जा साहब। माँ को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खां से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब। खान साहब, हम सुना रहे तो कब पुलिस थाने बुलाए रही? कोई नया ऑफिसर आया है, हमको जानता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पहचान जाएगा। बार वाले बच्चे, एक चाय लाओ। सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब। यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है, न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। मतलब कब बात बोलो साहब? उठो साहब। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। अभी से सब कुछ बंद। मेरा हाथ। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। सीने में सुलगते हैं अरमां, दिल में समा गए सनम, फूल खिले चमन चमन। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दिल का भंवर करे पुकार, हो खोया खोया चांद,
ए हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बचपन से मैं फिल्मी गीतों को सुनने में बहुत दिलचस्पी लेता था, और ये वो गीत हैं जो मैं बचपन से सुनता चला आया था। और इन्हीं गीतों के ज़रिए धीरे धीरे ज़िंदगी में रोमांस जागता गया, आगे बढ़ता गया, क्योंकि उधर से आ रहे हैं राज कपूर और नरगिस गाते हुए, इधर से जा रहे हैं मधुबाला और दिलीप कुमार गाते हुए, और वो देव साहब भी आ गए सामने नूतन के साथ। और मैं सोचता हूँ कि ये एक बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी रही। वो किताबें गिरी, मोहब्बत हो गई राजेंद्र कुमार और साधना के बीच, फिल्म मेरे महबूब में। मेरा सिनेमा दरअसल 60s का सिनेमा रहा है या 50s का। 50s में तो मैं ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, और 60s में तो मैं पूरी तरीके से हिंदी फिल्म्स को समझने लग गया था। लेकिन इतना ज़रूर है कि अदाकारी के अलावा जब मुझे वहाँ पे कुछ हीरोइंस दिखाई देती थी, मीना कुमारी, माला सिन्हा और वहीदा रहमान, मैं इन सबको भी पहचानता था, मधुबाला। लेकिन जो हिंदी सिनेमा का मुझ पर ज़्यादा असर था वो संगीत की वजह से था। इधर से रफ़ी साहब की तान लग रही है और उधर से मुकेश साहब की शान दिख रही है, ये आ गए तलत महमूद। उस ज़माने में ये 3 सिंगर ज़्यादा थे, पीछे से अचानक मन्ना दा गाते हुए दिखाई देते थे, ड्यूएट्स। हेमंत दा के गीत कम कम होते थे, किशोर कुमार की नाम की सुनामी बाद में आई। बड़े प्यार से ज़िंदगी बीत रही थी, छोटी छोटी सी अपनी ख्वाहिशें, छोटा सा शहर नन्हा सा, और कई सारे 7-8 सिनेमा हॉल, और स्कूल से ही हमारे लगभग 1 किलोमीटर के फासले पे 4 सिनेमा हॉल। अगर जेब में 80 पैसे हैं तो आराम से आप दोपहर का शो जा कर के देख के, ये मेरा जीवन था। और मैं हिंदी सिनेमा को पसंद भी इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका जो रोमांटिक एक ऑरा है, एक एरा है, वो मुझे हमेशा से बड़ा पसंद रहा है। वो चाहे किसी से भी जुड़ा हुआ है। प्यार किया तो डरना, क्या क्या ज़माना था भाई। 100 बार इस गीत को लिखना पड़ा, तब जा कर के कहीं ये गीत जो है ये नौशाद साहब ने फाइनल किया। शकील बदानी साहब का गीत था ये। कई बार यूं भी देखा है, ये गीत जो है जी तो जबकि अर्ली 70s का है, लेकिन 44 बार योगेश गौड़ ने इस गीत को लिखा, तब सलील चौधरी ने इसको फाइनल किया। क्योंकि होता ही नहीं था कि शैलेंद्र जी जो गीत लिख रहे हैं वो अद्भुत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। शंकर जयकिशन की धुनें तो आज भी, तुम्हें याद करते करते। और इसी बीच में 21 मार्च 1949 का दिन आता है, एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है अंदाज, और ये पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें तीनों कलाकार यानी दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस ने इकट्ठे काम किया। फिल्म थी महबूब खान साहब की, और ये सिनेमा में एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इसी बरस में राज कपूर ने अपनी दूसरी फिल्म रिलीज़ कर दी, और वो थी बरसात। पहली फिल्म जो आग थी वो नहीं चली, नहीं लोगों को पसंद आई, लेकिन दूसरी फिल्म हिट हो गई, और यहाँ से एक रोमांस का ऐसा आन बान शान से जुड़ा हुआ दौर शुरू किया राज कपूर ने, जो देर तक और दूर तक चलता रहा। आन बान शान इसलिए भी कि शंकर जयकिशन आ गए, शैलेंद्र हसरत आ गए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 14 दिसंबर 1951 को मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। ऐसा नहीं कि उस बरस में कई इम्पॉर्टेंट लोग पैदा हुए थे लेकिन ये दिन राज कपूर की सालगिरह है, और इसमें फिल्म रिलीज़ कर दी उन्होंने आवारा। मेरे मुताबिक हिंदी फिल्म्स का जो संगीत का टर्निंग पॉइंट है वो फिल्म आवारा है, और इसके बाद की फिल्म्स लगातार एक के बाद एक आती चली। मतलब मेरा दौर यही था। सिनेमा में रोमांस देखने के लिए मुझे बड़ी खुशी रहती थी। मैगजीन्स पढ़ता था, युग छाया, रंगभूमि और सुषमा, और छोटी छोटी सी 5-5 पैसे किताबें गाना रट के मैं गा भी दिया करता था बड़े आराम से। बड़े खूबसूरत थे वो दिन। लेकिन सिनेमा तो हर युग में साथ साथ रहा। छोटा सा शहर था हमारा, तो अचानक हम जो 4 दोस्त थे, कमलजीत, इंद्रजीत, भानु और मैं, तो हम बड़े आराम से हर शाम को घूमने निकलते थे, और लोग कहते यार ये क्या है, इनकी ज़िंदगी भी देखो क्या मस्ती मार रहे हैं। तो कमलजीत तो चले गए 1971 में पूना इंस्टीट्यूट, हम रह गए 3। तो जब हम 3 लोग रह गए तो हम भी यही करते थे। वो पूछता था, मतलब इंद्रजीत पूछा, यार तेरे पास में 1.5 रुपया तो है ना?
उन्होंने कहा हाँ 1.5 रुपये क्यों नहीं है यार। दूसरा भानु कहता है चल यार फिल्म देखते हैं चल के। तो हम 1.5 रुपये में फिल्म देखने उस ज़माने से एक एक जना, ये नहीं कि तीनों के 1.5 रुपये में फिल्म। बाद में वो 1.75 हो गया था पीछे का टिकट, आगे का 80 पैसे होता था। तो ये जो सिनेमा देखने हम जाते थे, अचानक ये मालूम हुआ कि एक फिल्म आ रही है। हम इंतज़ार करते, स्क्रीन होता था एक बहुत विशाल अखबार, अब तो मुझे देखने को भी कहीं नहीं मिलता। उसमें सारे सिनेमा की जो खबरें हैं वो उसमें आती थी, और स्क्रीन का हम इंतज़ार करते थे और वहाँ पता लगता था कि कौन सी आ रही है फिल्म जंजीर। अच्छा जी, कब रिलीज़ हो रही है भाई? 11 मई 1973। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने तैयारी कर ली अपनी और हम फिल्म को देखने जब वहाँ पहुँचे तो मैंने पहली बार ये महसूस किया कि वायलेंस तो फिल्म्स में पहले भी होती थी, लेकिन वो वायलेंस ज़्यादातर डाकुओं से जुड़ी रहती थी। वो चाहे गंगा जमुना है, चाहे वो जिस देश में गंगा बहती है, और चाहे वो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे जीने दो, और यहाँ तक कि मेरा गांव मेरा देश, ये वायलेंस उधर रहती थी। ये पहली बार है जब मैं उसमें देखा तो एक दृश्य मैंने देख करके मैं ताज्जुब कर गया, और वो दृश्य ये था कि उस इलाके का बदमाश खान जो है वो पुलिस स्टेशन में आता है, सामने इंस्पेक्टर विजय खड़ा हुआ है और ये खान बैठने की कोशिश करता है, वो कुर्सी पर लात मारता है। इंस्पेक्टर कहता है कि बैठो तब जब कहा जाए, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। अरे भाई, ऐसा क्रोध तो हमने इससे पहले किसी फिल्म में देखा नहीं था, और वो भी वो लंबे से आए हुए हीरो जिन्हें लोग जानते तो थे लेकिन अभी मानते नहीं थे कि अमिताभ बच्चन जो है वो कमाल के एक्टर हैं। क्योंकि इससे पहले जो 15 फिल्म उनकी आई थी, उन 15 फिल्म में कोई सुपर हिट फिल्म नहीं कही जा सकती। आती थी फिल्म, चली जाती थी, लोग कहते हुए बाहर आते थे यार वो आनंद में राजेश खन्ना ने कमाल का रोल किया, लेकिन वो नौजवान भी बड़ा अच्छा था जिसका नाम अमिताभ बच्चन है, ऐसे ऐसे करते। और ये पहली बार जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है किरदार में, रियल लाइफ में भी, देखिए रियल लाइफ एक चीज़ है, रियल लाइफ भी, वो गुस्सा जो उसमें भरा हुआ है, उसने उस कुर्सी पर लात मार के निकाल दिया। सलीम जावेद बड़े समझदार किस्म के राइटर थे, बस वो भी समझ गए कि उनका ज़माना अब आ गया है पूरी तरह। और यहाँ से शुरू होता है हिंदी सिनेमा में परिवर्तन। परिवर्तन ये कि जिस रोमांस को अभी भी शक्ति सामंत रोके हुए थे, जब उन्होंने फिल्म रिलीज़ की 27 सितंबर 1969 को, फिल्म का नाम था आराधना। वो नया नया आया हुआ नौजवान अपने भविष्य की तरफ देख रहा था, और इस फिल्म से उसको मिल गई नॉट ओनली स्टार बट स्टारडम, सुपर स्टारडम। तो वो रोमांस ख़त्म हो गया। अब धीरे देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की ख़ास बात यह है कि वहाँ ट्रेंड्स चलते हैं। ट्रेंड्स ये चलते हैं कि अगर एक फिल्म काम है तो उसके बाद 36 फिल्म एक जैसी बनेगी। अब इस फिल्म के बारे में कहा जाता है, जंजीर के बारे में, प्रकाश मेहरा ने राजकुमार को भी चाहा और देवानंद को भी चाहा, धर्मेंद्र को भी चाहा, लेकिन उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये कैरेक्टर इस किस्म का है इसमें कि उसमें रोमांस का नाम नहीं है कहीं। रोमांस के बिना फिर वो हीरोज़ के, देव साहब कहते मैं वहाँ क्या करूँगा अगर गाने नहीं। अच्छा, हीरो के लिए गाने भी नहीं है कोई वहाँ पर। तो ये फिल्म अपने ढंग की एक अलग फिल्म बनी, और इसके बाद हिंदी सिनेमा का रूप बदल गया, और मेरे वो जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे से ख्वाब जो जुड़े होते थे, रोमांस थे, वो भी टूट टूट कर बिखरने लग गए। ये 1973 का बरस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि लगभग इसी बरस में, इसके आसपास में ही, एक पैरेलल सिनेमा के नाम से आर्ट सिनेमा शुरू हो गया अंकुर फिल्म के ज़रिए। अब उसके बाद में वो श्याम बेनेगल भी हैं और उसके गोविंद निलानी भी हैं, उन लोगों ने एक अलग तरह का सिनेमा बनाना शुरू कर दिया, और हिंदी फिल्म से इधर वायलेंस की तरफ चल पड़ी। क्योंकि जब अमिताभ बच्चन सुपर हिट हो गए और करोड़ों रुपए में कामयाबी मिली, इसमें करोड़ों रुपए मिल गए, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को, इसमें जो सोचा भी नहीं था उन्होंने कभी, इतना पैसा मिल गया। तो अब फिल्म इंडस्ट्री ने कहा अब तो भाई वायलेंस का ज़माना ही रहेगा, और वो वायलेंस देखते देखते चढ़ती चढ़ती चली गई। जब आप दीवार फिल्म की वायलेंस देखते हैं जो कि यश चोपड़ा की हुई है, तो वो शोले में तो हद ही कर दी। और चलिए, इन सब में भी एक राइटिंग होती थी, डायलॉग्स होते थे। चलिए, दीवार में भी मेरे पास माँ है, एक ही डायलॉग जो है पूरी फिल्म पे भारी पड़ता है। शोले के अंदर जो दोस्ती का रूप दिखाया वो भी चलिए मानते हैं, लेकिन वायलेंस इस कदर, हिंसा इस कदर आने लग गई, और बेतुकी हिंसा, मतलब जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती की हिंसा भरनी शुरू कर दी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने। क्योंकि 70 की जो शुरुआत है वो मैंने
अच्छी तरह से देखी है। मैं तो दुनिया में काफ़ी पहले आ चुका था। 1968 में तो मैं जैन कॉलेज सहारनपुर में पढ़ने के लिए पहुंच गया था, बीए में एडमिशन ले लिया था, तो मैं चारों तरफ जो हो रहा है उसको देखता था। 1971 का वॉर जो है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, क्योंकि पहले इससे पहले भी 1962-65 में वॉर हो चुके थे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 1973 में ऑयल हाइक होती है, पेट्रोल का रेट डबल हो जाता है। 1975 में इमरजेंसी आती है। उसके बाद में जनता सरकारों का एक नया किया जाता है प्रोग्राम, वहाँ पर वो कामयाब नहीं रहती। ये सब हमने देखा। तो यहाँ से एक बात उभर के आई कि देश में हमारे ख़ास तौर से, नॉट ओनली देश में, लेट 60s और 70s में तो यूरोप में भी स्टूडेंट्स के अंदर एक अजब सा अनरेस्ट देखा जा रहा था, और वही अनरेस्ट यहाँ दिखाई दे रहा था। अमिताभ बच्चन की कुर्सी पर मारी हुई वो लात जो है वो एक फ्रेम बन गई, क्योंकि नौजवान बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे। नौकरी थी नहीं, पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे महंगी होती जा रही थी, पढ़ाई लिखाई का अर्थ भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। चारों तरफ एक बवंडर सा मचा हुआ था, सरकारें आ रही थी जा रही थी। तो ऐसे में ये जो इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट जो है, मुझे लगता है कि इंसान की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो वायलेंस है, और उस वायलेंस को जो समझदार और प्रबुद्ध लोग होते हैं वो उसको साइड लाइन कर देते हैं और उसमें से निकालते हैं सकारात्मकता और अच्छी अच्छी खूबसूरत सी बातें। मैं 60s के सिनेमा को इसलिए याद करता हूँ कि वहाँ जो वेलवेटी वॉइस है, 50s एंड 60s की बात करता हूँ मैं इकट्ठे। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। इस 1959 के गीत को अर्ली 70s में मैं भी लैंडलाइन पे गाया करता था। ये अलग बात है कि फिल्म के आखिर में सुनील दत्त को नूतन मिल जाती हैं, लेकिन इधर जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो बिछड़ना रहता है। तो लैंडलाइन का ज़माना, और उधर से खूबसूरत से गीतों को गाते हुए हमारे कलाकार हमारे मन में रौनक जगा देते थे। ऐसी खूबसूरत रौनक जगती थी कि जब उन गीतों को हम आज भी याद करते हैं तो लुत्फ़ आ जाता है। ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। अचानक मुकेश साहब सुनाई दे जाते थे। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, ला ला। तभी ताज़े ताज़े आए हुए मनोज कुमार भी दिख जाते थे। उधर से धर्मेंद्र साहब जो थे उन्होंने भी अपना जगह बना ली। या दिल की सुनो दुनिया वालों, सर्वोत्तम फिल्में उनकी अनुपमा और सत्यकाम। सत्यकाम तो जो है सर्वोत्तम, क्या अनुपमा भी उनकी बहुत अच्छी फिल्म मानी जाती है। अब ये सारा जो सिलसिला शुरू हो गया है, इसमें उधर से एक नए कलाकार आ गए। मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्र ने भी बड़ी जगह बना ली। लेकिन गुरुदत्त जो अपना काम कर रहे थे वो रुखसत हो गए जल्दी 10 अक्टूबर 1964 को, जबकि उनकी पहली सुपर हिट फिल्म प्यासा 1957 में आई। 1959 की प्यासा के बाद में बनी हुई फिल्म कागज़ के फूल पिट गई, और 1962 में साहिब बीबी और गुलाम बड़ी अच्छी चली। लेकिन कुछ ज़ाती ज़िंदगी की समस्याओं ने गुरुदत्त को जल्दी ही रुखसत कर दिया। कैफ़ी साहब के गीत सुनते हैं, शकील साहब के गीत सुनते हैं। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था। साधना भी इतनी खूबसूरत कब दिखाई दी। या फिर वहीदा रहमान, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, कब दिखाई दी इतनी खूबसूरत। और शर्मिला टेगोर, चलो सजना जहाँ तक घटा चली, जाते जाते बरस, जो 60s का था वहाँ पे ये गीत। बस वो वायलेंस क्या आई, मेरा तो मज़ा ही ख़त्म हो गया ज़िंदगी का। और अब पिछले बरसों में तो ये जो OTT ने हद कर दी है भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब सिनेमा कहता है कि समाज को सुधारना कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम तो पहले ही कहते हैं। और वैसे भी मैं भी अभी कहता हूँ कि भाई फेकेस्ट अगर कोई एग्जाम्पल है आपके पास तो वो सिनेमा है। किताबें गिरती हैं, मोहब्बत हो जाती है।
और वो जो इतनी मेहनत कर रहा है इंसान वो करोड़पति हो जाता है। वो देखते देखते जो है ऐसे गरीब और अमीर के बीच में मोहब्बत चलती चली जाती है देर सवेर। ये तो इसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं, चूंकि ये रियल लाइफ और रियल लाइफ का फ़र्क बहुत है। सिनेमा में हो सकता है कि देर सवेर ज़मीन आसमान मिल जाएं, लेकिन रियल लाइफ में ज़मीन आसमान कभी मिलते नहीं। यानी वो पैसे वालों की जो दुनिया है वो कभी गरीबों की दुनिया को स्वीकार करती ही नहीं, करेगी ही नहीं। वो माइंड सेट इस किस्म का हो जाता है। तो सिनेमा आगे बढ़ता चला गया और फिर मैं भी धीरे धीरे सिनेमा से हटता चला गया। आज मैं सिनेमा के बारे में बात करता हूँ यूट्यूब पे, अपने चैनल पे है, ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई बात पुराने ज़माने की कह करके अपना वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। 1250 के करीब 1250 वीडियोस घूम रहे हैं मेरे, लेकिन वो सब उस ज़माने के हैं जिन्हें देखने वालों की संख्या मिनिमम है, क्योंकि वो मिनिमम जो लोग हैं वो उस दौर में मेरे साथ जीते हैं जिन्हें हम दौरी भी कह सकते हैं। लेकिन अब तो दुनिया बदल चुकी है। तो वो 11 मई का दिन मुझे याद रहता है। और देखिए क्या दुर्गति होती है ज़िंदगी में मेहनत की। 18 दिसंबर 1970 को जब मेरा नाम जोकर रिलीज़ हुई तो चारों तरफ तहलका मचा है कि अरे राज कपूर की फिल्म आ गई, हिट तो होनी होनी है। पिट हो गई, बुरी तरह से पिटी। राज कपूर बैठने वाले इंसान थे नहीं, और 1973 में बना दी फिल्म उन्होंने बॉबी, और बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म और सुपर हिट फिल्म। इधर 1965 में राज कपूर साहब तो अपना काम जो कर रहे हैं वो जोकर की तैयारी कर रहे हैं, संगम आ चुकी है। लेकिन इधर देव साहब ने भी गाइड के ज़रिए जता दिया कि एक्टिंग करनी उन्हें बहुत अच्छी तरह आती है, हाथ हिलाने से उनका जो है वो मैनरिज्म है, एक्टर हैं वो पूरे के पूरे, ये उन्होंने गाइड में दिखाया। तो ये ज़माना था, उस ज़माने से जो रोमांस छलकता था, टपकता था, वो उसकी बूंदों की तरह, वो मुझे याद आता है। अब समय बदल गया है और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देख भाई, तेरा सिनेमा तो अब कभी लौटेगा नहीं, वो गीत कभी वापस आएंगे नहीं, इसलिए तू ऐसा करके उसी दौर में गोते मारता रहे और गोते मार करके उसी के बीच में से मोती चुनता रहे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पेट, गहरे सागर में गोते मारोगे वहीं से मोती निकलते हैं। तो वो पुरानी फिल्मों के जो सीन्स मेरे पास सामने आते रहते हैं, मैं बड़ा देख के उनको प्रसन्न होता रहता हूँ। और ये जो इधर के दौर में हो रहा है, इस सब से मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता कि इतनी वायलेंस फॉर नो रीज़न। समाज में कम वायलेंस है क्या? हर किसी को देखिए, चारों तरफ फैले हुए हैं युद्ध, हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध, और मानवता अवरुद्ध। बस ऐसे में बुद्ध ही प्रबुद्ध। लेकिन कितने लोग इस बात को मानते हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो गंगा तो मैली होनी शुरू हो गई है। राज कपूर को भी बाद में फिल्म बनानी पड़ी, राम तेरी गंगा मैली हो गई। नदियों का जिस तरीके से अत्याचार उन पे किया जा रहा है, एक ज़माना आएगा कि जिस तरह सरस्वती गायब हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी नदियाँ, लेकिन किसी को फ़र्क क्या पड़ता है भाई, ये तो कमाने का दौर है, रैट रेस है, सब लगे लुके। मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, रैट रेस है, तुम नंबर 1 भी आगे रहोगे तो रैट ही, लॉयन तो बनने से रहे। तो ये पैसे का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये जो मटेरियलिज्म की बात आई, उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके ये, तो इन सब चीज़ों से, और फिर इन सब चीज़ों से कहीं खुशी भी हासिल नहीं होती। पैसा महज एक सुविधा है, सुख नहीं है। पहचान लीजिए, जान लीजिए, सुख तो हमेशा किसी के लिए कुछ अच्छा करके ही मिलता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किस खामोशी से फिल्म बनाई थी उन्होंने, तीसरी कसम, लेकिन फिल्म नहीं चली, कहते चले गए जीना इसी का नाम है, शैलेंद्र। तो वो जो लोग हैं वो मेरे मन में इतनी दूर तक उतरे हुए हैं, मैं उससे अलग इधर आ ही नहीं सकता। अगर नहीं आ सकता तो भाई ठीक है, उसी दौर में रहो, कौन मना कर रहा है। वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। गुलजार साहब इधर जाते जाते दौर में अपनी फिल्म, उन्होंने भी कम से कम 25 साल पहले फिल्म बनानी बंद कर दी। वो भी समझ गए थे कि मिजाज क्या आ गया, वरना कौन भूल सकता है आंधी और मौसम को, जो गुलजार साहब के ऐसे ज़बरदस्त लैंडमार्क्स हैं। उनसे मुलाकात भी हुई और तफसील से गुफ्तगू भी हुई। ये मेरी ज़िंदगी के कुछ हिस्से हैं। मुकेश साहब से मिल लेना, CH आत्मा को रूबरू सुनना, और जाकर के मोहम्मद रफ़ी साहब के उस घर का जहाँ होता था उसको छू लेना, सजदा कर लेना। तो ये लता जी का पहला ख़त पा लेना, हाथ से लिखा हुआ, ये सब खुशियाँ हैं जीवन की। मुन्ना दास से आशीर्वाद पा लेना, इन खुशियों के साय में ही जीवन चलता चला जा रहा है। नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, आगे कुछ नहीं। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी
दुनिया में क्या रखा है। और वो महबूब आपके कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपके ख्यालात में भी रह सकता है। कोई भी महबूब किसी को भी आप समझ लें कि हाँ वो एक खूबसूरत सा दौर था, उसमें कुछ चेहरे थे, तो ये थोड़ी ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में कोई हुई तभी आप। रोमांस जो है, आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडिड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी, बस वो कुछ अलग सा जोड़ दीजिए खूबसूरती में और फिर हो जाता है ना। तो ऐसा है जीवन। तो भाई याद रहता है 11 मई और 1973 जंजीर का वो सीन, सिनेमा का रूप ही बदल देना, प्रवाह बदल देना, और फिर उसके बाद में लाइफ नेवर रिमेन द सेम। जो हमारी 50s और 60s की होती थी, कोई बात नहीं, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। हम तो बड़ी आसानी से चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं और इसी तरह जीना हमें आता भी है। और रास्ता भी क्या अच्छा आपके पास में, बताइए, नहीं ना? संग चलूंगी
लहरें झूला झुलाएं, लहरें झूला झुलाएं, मेरे लिए गीत गाएं। ओ रुक जा, पनघट की